हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं अनुसंख्यक गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अनुसंख्यक गुण क्या होते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन देखें सबसे पहले तो नाम से ही हमें पता चल रहा है अनुसंख्यक। अणु का मतलब अणुओं की, संख्यक यानी कि संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, यानी वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। डेफिनेशन पता हो गई हमें। वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अनुसंख्यक गुण 4 होते हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें पहला अनुसंख्यक गुण है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। हम सभी को पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चारों में परासरण दाब ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो पहले इसे ही देख लेते हैं। परासरण दाब को समझने से पहले आप एक बार परासरण को समझना होगा, फिर उसके बाद परासरण दाब समझ में आएगा। तो परासरण क्या होता है, देखिए आप कंसीडर करो, आपने किशमिश लिया और किशमिश को सामान्य से जल में आपने डाल दिया, तो क्या होगा बोलो। किशमिश का जो ऊपर का छिलका है, किशमिश के जो ऊपर का छिलका है ये तो एक झिल्ली की तरह काम करता है। किशमिश के ऊपर का जो छिलका है ये एक झिल्ली, कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ये काम करता है, ये बात आपको मालूम है। अब बताइए कि ये जो पानी है, किशमिश को आपने पानी में डाल दिया, ये पानी किशमिश में अंदर जाएगा या किशमिश के अंदर का जो पानी है वो वाटर में आएगा, सवाल ये है। तो आप देखेंगे कि जो किशमिश के अंदर पानी भरा है, किशमिश के अंदर मीठा पानी भरा है, यानी उसकी सांद्रता ज़्यादा है, उसकी सांद्रता ज़्यादा है। और जो बाहर पानी भरा है इसकी सांद्रता कम है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो पानी है वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए कम सांद्रता से, ये जो पानी है वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर गति करेगा। तो इस घटना को हम कहेंगे परासरण। क्या बताया मैंने कि अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में विलायक कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर अगर गति करता है तो इस घटना को परासरण कहते हैं। ये फिनोमिना ओस्मोसिस कहलाती है। ठीक है भाई। अब परासरण के बाद देखिए परासरण दाब क्या होता है। अब बात आती है परासरण दाब की, ओस्मोटिक प्रेशर की। तो देखो हमारे पास ये मैंने मान लिया कि भाई कोई बर्तन है और बर्तन के एक साइड मैंने भर दिया है विलायक को, एक साइड मैंने भर दिया विलयन को। अब विलायक का मतलब तो पानी है, पानी का मतलब नॉर्मल है, आपको पता है सांद्रता कम है। सांद्रता कैसी है, कम है, ठीक है, सांद्रता कम है। और जो विलयन है, विलयन की सांद्रता ज्यादा है। बीच में है ये मैंने लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली को, ठीक है भाई। अब क्या होगा, तो विलायक जो है वो कम सांद्रता से वो लगातार विलयन की ओर गति करता रहेगा, जिसकी वजह से विलायक की मात्रा विलयन वाली स्थान पर बढ़ने लगती है। इस मात्रा को बढ़ते बढ़ते ये विलयन जो है वो ऊपर की ओर उठने लगेगा। यानी कि ये मान लिया रबड़ का बर्तन ले रखा है हमने, तो जब विलायक है वो कम सांद्रता से लगातार विलयन की ओर गति करता रहेगा तो विलयन में मात्रा इसकी बढ़ जाती है। अब इस मात्रा को कम करने के लिए हम ऊपर से कोई पिस्टन लेते हैं और कोई पिस्टन लेकर के इसके ऊपर दाब लगाते हैं। तो मैंने क्या बताया, इस दाब को, ये जो ऊपर से हम दाब लगा रहे हैं इस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। यानी कि समझो, जब विलायक अणु कम सांद्रता से लगातार ज्यादा सांद्रता की ओर गति करते रहते हैं तो इसकी मात्रा विलयन में बढ़ जाती है। इस मात्रा को कम करने के लिए ऊपर से पिस्टन के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। आगे चलिए, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया भाई। तो देखिए भाई, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसको समझने के लिए यहां पे ध्यान दो। देखो हमारे पास कोई पानी है, पानी का मतलब ये बर्तन में कोई पानी भर रहा है और इस पानी के अंदर और कुछ नहीं मिला हुआ, ये केवल पानी है। पानी का मतलब विलायक है। अब आप बताओ, अगर इस पानी के ऊपर कोई बर्तन ढक दें तो क्या होगा, ये पानी ऊपर की ओर वाष्प दाब बनाएगा। ये पानी वाष्प में परिवर्तित होने के लिए ऊपर की ओर दाब लगाएगा और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि पानी की बूंदें दीवार पर, प्लेट पर ऊपर जमा हो जाएंगी। तो क्या हुआ, ये पानी जो है ये वाष्प की बूंदें इसने जमा क्यों करी, पानी की वाष्प की बूंदें क्यों बनी, क्योंकि पानी ऊपर की ओर वाष्प में परिवर्तित होने के लिए कुछ दाब लगा रहा है, जिसकी वजह से दाब लगा के वो वहां पे जमा हो गया। इसको कह रहे हैं हम, पानी ऊपर की ओर जो वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगा रहा है और वहां पे बूंद बना रहा है, इस दाब को हम कह रहे हैं वाष्प दाब। अब पानी के ऊपर यहां पे बूंद क्यों बनी, वाष्प दाब की वजह से।
अब हमने माना कि इसका वाष्प दाब मान लो 2 बार है, एग्जाम बस केवल मान रखा है। अब बताओ अगर इसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे नमक, तो जब इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या अभी भी ये इतनी ही भाप बनाएगा, इतनी ही बूंदें दीवार पर जमा करेगा, इतनी ही वाष्प बनाएगा जितनी पहले हो रही थी? क्या ये जो विलयन है, अब इसके अंदर जो नमक मिलने के बाद जो ये विलयन बना हमारे पास, तो क्या अभी भी यह उतना ही दाब ऊपर की ओर लगाएगा, उतना ही ऊपर की ओर उड़ेगा, उतनी ही भाप ऊपर की ओर बनाएगा जितने पहले बना रहा था? आंसर है नहीं। अब इतनी बूंदें, अब उतनी भाप, उतना वाष्प दाब अब नहीं बनाएगा, बल्कि अब उसका वाष्प दाब जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी वाष्प दाब में क्या हुआ, जब किसी विलायक में हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो उसका वाष्प दाब क्या पहले जितना रहेगा? आंसर नहीं, बल्कि उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। जब उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम वाष्प दाब में अवनमन। इसे कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हुआ कि जब किसी पानी में, यानी कि किसी विलायक में, जब किसी विलायक में हमने क्या मिलाया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब वाष्प दाब में अवनमन को, ये जो पहले वाला पानी का जो प्रेशर था, वाष्प दाब था, इस विलायक के वाष्प दाब को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ P0 से, और ये जो बाद का है, ये जो बाद में वाष्प दाब में कमी हुई, ये वाला जो दूसरा वाला वाष्प दाब है, इसे मैं कर रहा हूँ प्रदर्शित P से। ठीक है, पहले वाले को मैं P0 से प्रदर्शित कर रहा हूँ, दूसरे वाले को मैं P से प्रदर्शित कर रहा हूँ। अगर मैं इसके व्यंजक को ज्यादा वाले में से कम वाले घटाते हैं, अब वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं, ज्यादा वाला ये है ना, पहले वाष्प दाब ज्यादा इसका था, इसके बाद इसमें जो वाष्प दाब में कमी हुई वो कितनी हुई? P। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं P0 माइनस P और भाग भी इससे कर दूं अपॉन में P0, तो इसे हम कहेंगे, इस व्यंजक को जो हम शो कर रहे हैं इसे हम कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसे कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया। अब लिखना किस तरीके से है, जब कोई विलायक है ये, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब में अवनमन को यदि P0 माइनस P अपॉन P0 से प्रदर्शित करें तो इसे ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आगे चलिए भाई, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। अब देखें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या था, P0 माइनस P अपॉन P0, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। मैंने क्या बताया, अब आप लिखेंगे इसके बाद, ये क्या चीज है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान किसके बराबर होता है? विलय के मोल प्रभाज्य या मोल अंश कह सकते हो, मोल अंश के बराबर होता है। अब विलय के मोल अंश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? जीटा बी से, आपको ये तो पता होगा। ठीक है, तो विलय के मोल अंश के बराबर होता है, यानी कि P, मैंने क्या बताया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है, और ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी P0 माइनस P बाई P0 बराबर जीटा बी, मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर इसे आगे सोल्व करें तो देखो जीटा बी की वैल्यू कितनी होती है। जीटा बी बराबर क्या होता है आपको पता है, NB अपॉन NB प्लस NA। तो अगर देखें इसका वैल्यू रख दें हम जीटा बी का, तो क्या होगा बच्चों, P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर NB बटे NB प्लस NA। ये लो, इतना काम आप करके आएंगे तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूरा हो चुका है। दूसरा गुणधर्म होता है हमारे पास नंबर 2, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक में उन्नयन को समझने से पहले समझो कि क्वथनांक वर्ड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। क्वथनांक में उन्नयन से पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझ रहे हो, ये क्वथनांक क्या चीज होती है। तो पहली बात तो देखो, मान लो हमारे पास कोई लिक्विड भर रहा है, कोई पानी भर रहा है, और ये पानी अगर हम नीचे से गर्म कर दें तो क्या होगा, ये पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये उबलना शुरू हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस पानी को, यानी कि कोई द्रव है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जितना भी हमें नीचे से टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, जितना भी ताप देना पड़ेगा इसे उबालने के लिए, उस ताप को ही हम कहते हैं क्वथनांक। यानी मतलब क्या हुआ, ये कोई द्रव है और इस द्रव को उबालने के लिए जितना नीचे से गर्म करना पड़ता है, जितना ताप देना पड़ता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये बेसिक परिभाषा है। अब आगे की प्रक्रिया आपको समझनी है कि क्वथनांक क्या है। देखिए तो सवाल ये है, ये हमारे पास पानी भर रहा था यहाँ पर, अब हमने पानी को नीचे से गर्म किया,
तो गर्म करने के बाद पानी तुरंत उड़ क्यों नहीं जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों नहीं उड़ पा रहा तुरंत पानी, जब हम गर्म कर रहे हैं तो पानी तो एकदम उड़ जाना चाहिए, क्यों नहीं उड़ पा रहा। तो इसका जवाब ये है कि ऊपर से वायु जो है, पानी क्यों नहीं उड़ पा रहा एकदम से, तो इसका जवाब यह है कि ऊपर से वायु दाब डाल रही है पानी के ऊपर। नीचे से हम टेम्परेचर क्यों लगा रहे हैं, जिससे हमारा पानी ऊपर की ओर उड़ जाए, लेकिन पानी ऊपर की ओर एकदम क्यों नहीं उड़ पा रहा, यानी कि गर्म क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं बॉईल हो पा रहा, क्योंकि ऊपर से जो हमें वायु है वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वायु ऊपर से इसके ऊपर दाब डाल रही है। कितना दाब डाल रही है, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब डाल रही है। अब ये पानी कब बॉईल होगा, यानी कि जब इस द्रव का जो वाष्प दाब है, ये जो द्रव हमें दिख रहा है, इस द्रव का वाष्प दाब जब इसके एक वायुमंडलीय दाब को टच करेगा तब ये पानी बॉईल होगा। यानी कि मतलब ये हुआ, जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो इस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। अब आपको क्वथनांक की ये वाली परिभाषा पेपर में लिखनी है, वो समझने के लिए थी केवल। तो मैंने क्या बताया, क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को ही क्वथनांक कहते हैं। क्या बताया मैंने, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो इस ताप को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है भाई, अब सवाल यह है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। अब देखो, अब आपसे कहा जाता है कि ये जो ताप है इसमें ये देखो, अब आपसे कहा जाता है कि हमारे पास ये पानी है, पानी का मतलब विलायक है, इस विलायक का क्वथनांक कितना है, क्वथनांक का मतलब उबालने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस नीचे से टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि पानी को गर्म करने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है और वो 100 डिग्री पे उबलता है, यानी कि पानी का क्वथनांक, यानी कि इस विलायक का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस पानी के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दीजिए, अवाष्पशील पदार्थ जैसे कि नमक हो गया। जब इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे, यानी कि अब ये दो चीजें मिल गई, पानी भी और नमक भी, यानी कि अब ये विलयन बन चुका है। अब दो चीजें मिल गई, दो चीजों का मतलब होता है विलयन। तो अब जब इसके अंदर आपने विलायक का क्वथनांक कितना था पहले, 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को उबालने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ रहा था, तब ये विलायक आपका बॉईल हो रहा था। अब इसके अंदर आपने बाद में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो क्या सवाल यह है, और उसके बाद आप गर्म कर रहे हो, तो क्या अब भी ये 100 डिग्री पे उबलेगा, आंसर क्या होगा, क्या ये अब भी 100 डिग्री पे उबलेगा, तो आंसर है कि अब ये 100 पे नहीं उबलेगा, बल्कि अब इसे 100 से भी ज्यादा तापमान या देना पड़ेगा, यानी क्वथनांक इसका अब 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा। मान लो 102 डिग्री सेल्सियस हो गया भाई, यानी क्या हुआ कि इसके क्वथनांक जो था अब क्वथनांक बढ़ गया, यानी कि अब इसके जो क्वथनांक में वृद्धि हो गई। तो हमने क्या देखा कि जब किसी विलायक में, पहले विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, अब इसके विलायक में हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो इसका क्वथनांक 100 से बढ़ के 102 डिग्री सेल्सियस हो गया मान लो, यानी कि इसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई, और इस वृद्धि को ही हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। यानी क्या हुआ, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन क्या हुआ, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक बढ़ गया, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब मुझे बताओ क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है, इसे कैसे प्रदर्शित करें, परिवर्तन हो रहा है क्वथनांक में तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा टी बी, इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। अब मुझे बताओ कि कैसे हम क्वथनांक में उन्नयन अगर हुआ तो कैसे निकालें भाई। तो क्वथनांक में उन्नयन अगर हम पहले देखें तो मान लो ये जो पहले जो क्वथनांक था विलायक का, इसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ TB1 से, और जो बाद में हुआ बढ़ के इसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ TB2 से। तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे ना, यानी डेल्टा TB बराबर TB2 माइनस TB1। इस तरीके से हम इसका व्यंजक यहां पे शो कर सकते हैं। आगे चलिए, इसके बाद अब अगला सवाल है क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में क्या संबंध होता है। तो देखो, क्वथनांक में उन्नयन जो है वो मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के, क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में क्या संबंध है, तो क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। देखिए, तो क्वथनांक में उन्नयन को कैसे प्रदर्शित किया था हमने, डेल्टा TB से। अब ये समानुपाती किसके है, मोललता के, मोललता का मतलब स्मॉल m। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। इस निशान को हम हटाएंगे तो डेल्टा TB बराबर, इस निशान को हटाने के बाद आ जाएगा, क्या आता है आपको पता है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट में टेम्प की वजह से आया, तो यहाँ पे हम लगा देंगे KB और इधर M ऐसा कैसी। ठीक है, अब आपको पता है मोललता का फॉर्मूला तो याद होगा आपको, मोललता का फॉर्मूला ये होता है मोललता का फॉर्मूला होता है M बराबर WB गुना 1000
अपॉन एम बी गुना डब्ल्यू ए। तो इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं ना, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रख दो तो क्या मिला बोलो, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम की वैल्यू क्या है रख दो डब्ल्यू बी गुना 1000 अपॉन में एम बी गुना डब्ल्यू ए। इस तरीके से ये मान रख दिया और यही क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध होता है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, कर्व अगर इसका बनाए क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में क्या संबंध होता है इसके बीच में। देखिए भाई, ग्राफ के लिए हम सबसे पहले आपको पता है एक लाइन इस अक्ष में खींचते हैं, एक लाइन हमने इस अक्ष में खींच लिया। यहां पे देखो इधर की साइड हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऊपर की साइड हमने माना कि हमारा वाष्प दाब बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब क्या होगा तो देखो इधर की ओर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो उधर की ओर वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, यानी कि मतलब ये हुआ हमारे पास मान लो कि कोई विलायक है। विलायक को अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते जा रहे हैं वो भी ऊपर की ओर उठ जाएगा, यानी कि कोई विलायक हो या विलयन हो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे इधर की ओर वैसे वैसे उसका वाष्प दाब बढ़ेगा, यानी कि वो बॉयल होगा, यानी ऐसे जाएगा स्लोट, ऐसे जाएगा स्लोट। अब वो बॉयल कब होगा, मान लो ऊपर की ओर हमारे पास एक रेखा है, ये लाइन जो है इसे मैं मान रहा हूं एक एटीएम 1 एटीएम, यानी कि ये वो दाब है, वायुमंडलीय दाब है ऊपर की ओर जो बनने से रोक रहा है, बॉयल होने से रोक रहा है। अब देखो जैसे मान लिया हमारे पास कोई विलायक है, विलायक को हम इधर की ओर टेम्परेचर दे रहे हैं तो विलायक का वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 जैसे ही एक एटीएम को टच करेगा अब इसका प्रेशर पूरी तरीके से एक एटीएम टच करने के बाद ये बॉयल हो जाएगा, यानी कि अब स्लोट इसका नीचे आ गया इस तरीके से। उसी तरीके से मान लो आपके पास कोई विलियन है, ये लो विलियन की लाइन है, जैसे जैसे इधर की ओर टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उधर की ओर दाब बढ़ेगा और रेखा बढ़ जाते 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 ऊपर की ओर जाएगी और जैसे ही एक एटीएम वाली लाइन को टच करेगी तो ये बॉयल हो जाएगा और इस स्लोट नीचे आ गया। यानी कि क्या हुआ, मतलब विलायक को पहले वाला, विलायक का मतलब पहले वाला क्वथनांक, तो इसको मैं TB1 से प्रदर्शित कर रहा था और विलियन का मतलब TB2, इसको TB2, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा TB हो गया, डेल्टा TB हो गया। इतना काम कर दें, ये अब क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध प्रॉपर हो गया। अगर आप केवल डेफिनेशन लिख के आते हैं तो उसमें नंबर काटे जा सकते हैं, इतना काम आप प्रॉपर करें। तो भाई वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपने पढ़ लिया, नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन आपने पढ़ लिया। तीसरा अनुसंख्यक गुण आता है हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन को समझने से पहले आप ये जान लो कि हिमांक क्या होता है। पहली बात, हिमांक क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जैसे आपने पढ़ा था, क्वथनांक का मतलब तो होता है उबलना, हिमांक का मतलब होता है जमना। यानी कि ये लो हमारे पास कोई द्रव है और वो द्रव किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, ठोस में। यानी कि मतलब ये हुआ हिमांक का मतलब वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है, किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए बच्चों, ठोस के वाष्प दाब के, उस ताप को कहते हैं हिमांक। यानी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसका हिमांक कहलाता है। हिमांक का मतलब क्या हुआ, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। ये तो हिमांक हो गया, यानी कि जितने टेम्परेचर पे वो द्रव है वो ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम हिमांक कह रहे हैं, हिमांकित बिंदु कह रहे हैं। अब बात है हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। देखो भाई, ये है आपके पास कोई लिक्विड है, पानी भर रखा है आपने, मान लो पानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपका जम रहा है, यानी पानी का जो हिमांक है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, आपने पानी में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, कोई अवाष्पशील पदार्थ पानी में आपने मिला दिया, तो जब अवाष्पशील पदार्थ पानी में मिलाओगे तो सवाल ये है क्या अब भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, आंसर है नहीं, अब ये 0 से भी नीचे पहुंच जाएगा। यानी पहले इसका हिमांक 10 था, 10 से 20, 10 और फिर 5, 1, 0, अब ये 0 से भी माइनस में चला गया। यानी कि अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद अब ये और ज़्यादा देर में जमेगा, यानी इसका हिमांक जो है और कम हो गया, 0 की बजाय माइनस में पहुंच गया। यानी कि इसके हिमांक में क्या हुई, कमी। इस हिमांक में कमी को हुई हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। इस हिमांक में जितनी कमी हुई है उसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। यानी कि ये क्या था, पानी का मतलब विलायक। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो इसके हिमांक में कमी हो जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। और हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित करेंगे डेल्टा TF, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में का जो टेम्परेचर है, इसे डेल्टा TF से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब मुझे बताओ भाई, ये जो पहले विलायक था इसका हिमांक कितना था,
जितना भी था इसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ TF1 से, और ये जो बाद में कमी हुई हिमांक में, बाद वाला जो हिमांक था इसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ TF2 से। तो ज़्यादा वाला कौन सा है, पहले ज़्यादा था ना TF1, बाद में TF2 हो गया, तो इसे मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ डेल्टा TF बराबर TF1 माइनस TF2। आगे चलिए इसके बाद, अब सवाल है हिमांक में अवनमन और मोललता में क्या संबंध होता है। तो हिमांक में अवनमन और मोललता में संबंध, क्या संबंध होता है, तो देखिए हिमांक में अवनमन जो है वो जैसे मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, सेम ऐसे ही है। यानी हिमांक में अवनमन का मतलब डेल्टा TF समानुपाती है स्मॉल m के। निशान को हटाओगे तो डेल्टा TF बराबर, वहां पे K भी आया था, यहाँ पे KF आ जाएगा इंटू m, सेम। अब m की वैल्यू आपको याद होगी, वैल्यू रख दो सेम, डेल्टा TF बराबर KF इंटू, और m की वैल्यू क्या है, WB गुना 1000 अपॉन MB गुना WA। ये लो कंप्लीट होगी वही बातें। अब अगर कर्व देखें, ग्राफ देखो, सेम ऐसी है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप इधर के साथ साथ, उधर की ओर ऊपर की ओर वाष्प दाब बढ़ रहा है आपका। मान लो ये कोई लाइन है, हिमांकित लाइन, फ्रीजिंग पॉइंट है ये, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट है ये, तो अब आपके पास मान लो कोई विलायक है, विलायक आते 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 जैसे ही अपने फ्रीजिंग पॉइंट को टच करेगा, यानी उसका विलायक का जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो फ्रीजिंग पॉइंट को टच करेगा, जितना भी है उसका, तो वो एकदम जम जाएगा और स्लोट नीचे आ गया। उसी तरीके से मान लो कोई विलियन है, विलियन आते 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 जैसे फ्रीजिंग पॉइंट को टच करेगा, वैसे ही वो विलियन भी जम जाएगा और ये लो स्लोट नीचे आ गया। यानी कि ये हम कह सकते हैं TF1 और दूसरा हम कह सकते हैं TF2, ठीक है।